वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट एक छोटा सा टॉपिक था, उसे खत्म किया है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पर सवाल पूछे जाते हैं नीट और IIT JEE में। जैसे कि हमने कल देखा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो रेट लॉ में कभी अपीयर नहीं होता और उसने होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, वो फास्टली रिएक्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और फिर फास्टली रिएक्ट होने वाला रेट कभी डिटरमाइन नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार ऐसे एक्सेप्शनल केस दिखाई देते हैं, बहुत ही कम हुए उसके एग्जाम्पल। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल देखा था डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो इस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट रिएक्ट हो रहा था। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसने फास्टली रिएक्ट होना चाहिए था, लेकिन कंपैरेटिवली वो जो रिएक्शन थी O3 + O ये स्लोली होती है एज कंपेयर टू द डिकम्पोजिशन ऑफ O3। बराबर है। स्टेप फर्स्ट के तुलना में स्टेप सेकंड जरा सी स्लो है, इसलिए उसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहना पड़ा। और इसकी वजह से जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के रेट लॉ तैयार किया, एलिमेंट्री रिएक्शन थी वो स्टेप सेकंड, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के रेट लॉ तैयार कर सकते हैं। और फिर हमने रेट लॉ तैयार किया तो हमें रेट लॉ कैसे मिला था? R = K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन हमें तो बताया गया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर्स इन रेट लॉ, यहाँ पे तो अपीयर हुआ है। अब भाई क्या करना है? तो ऐसे वक्त मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब भी कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनको वहां सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। बराबर है, उनको वहां रखना नहीं चाहिए, उनकी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? तो जिस स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार होते हैं वो स्टेप चाहे कितनी भी फास्ट हो या फिर कितनी भी स्लो हो, उसे क्या समझना चाहिए? रिवर्सिबल समझना चाहिए। तो ये फास्ट प्रोसेस थी और ये स्लो है कंपैरेटिवली। ये फास्ट प्रोसेस होने के बावजूद भी हम इसे क्या समझेंगे? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल समझेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश होता होगा, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालते आएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम के लिए भी है। तो इक्विलिब्रियम के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट of molar concentration of product to the product of molar concentration of reactant, ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मुझे नेसेंट ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। बराबर है, तो नेसेंट ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? O2। अब यही वैल्यू मैं ऑक्सीजन की इस रेट लॉ में रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आइडियल रेट लॉ मिल जाएगा। तो इस तरह से जहां पे भी कहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ में इंट्रोड्यूस होता है तो वहां पे हमें उसे रखना नहीं है। जिस स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार होता है उस स्टेप को रिवर्सिबल समझ के लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के उसकी वैल्यू तैयार कर लेना, और फिर ये वैल्यू को वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट into concentration of ozone into equilibrium constant into concentration of ozone upon concentration of O2। अब ये दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? न्यू कांस्टेंट होगा। O3 into O3 क्या होगा? O3 स्क्वायर, और नीचे वाला O2 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? -1। इसलिए जब भी कभी आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ पूछा जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रेट लॉ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, तो आपको ये स्टेटमेंट वहां पे ढूंढना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो R = K' इंटू O3 स्क्वायर इंटू O2 टू द पावर -1। तो ओवरऑल रिएक्शन की ऑर्डर क्या है बच्चों? 1 है। विथ रिस्पेक्ट टू O3 क्या है? 2 है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू O2 क्या है? -1 है। तो ये ऐसे गिने चुने ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे जहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ हो, और ऐसा हुआ है तो फिर हम उसे जरूर वहां पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करके जो हमें रेट लॉ मिलेगा दैट विल बी द आइडियल रेट लॉ। वही हम रेट लॉ के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर है, उसे ही हम रेट लॉ बोलते हैं। तो ये हुआ था। अब ऐसा ही एक टॉपिक है रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी भी हो गई। तो ऐसा ही एक टॉपिक है, कौन सा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। इन पर एक सवाल आ सकता है आपको, हर किताब में इस पर सवाल दिए हुए हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है?
देखो, अब हमने देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन A gives B एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने देखा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस। अगर हमारी रिएक्शन C gives D एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, रेट इंक्रीज होता है, एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, रेट डिक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तब तक हम बता नहीं सकते हैं जब तक रिएक्शन का कैटेगरी मालूम ना हो। लेकिन बहुत सारे किताबों में सवाल पूछा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एंड ब्लैंक स्पेस। वहां नीचे ऑप्शन रहता है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस, और एक आधा ऑप्शन होगा। तो इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बराबर है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ब्लैंक स्पेस होगा। पहला ऑप्शन होगा इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन होगा डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन होगा कांट बी प्रेडिक्टेड, एंड चौथा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। समझो, अब ऐसे वक्त आंसर क्या देना है। अब रिएक्शन की कैटेगरी तो उन्होंने बताई नहीं है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है बताई नहीं है। समझो, कांट बी प्रेडिक्टेड नहीं, यहां पे एक ऐसा ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, क्योंकि कांट बी प्रेडिक्ट तो ज्यादा सही दिखाई देगा, इसलिए मैंने ऑप्शन बदल दिया। तो ऐसा समझो सवाल आया हमें कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ब्लैंक स्पेस, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज, तीसरा है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एंड लास्ट है बोथ एंड बी। तो आप क्या चूज करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो मोस्ट ऑफ द किताबों में आंसर कौन सा सिलेक्ट किया है, ए। बहुत सारे किताबों में आंसर ए दिया है। जब भी कभी हम देखते हैं कि विच इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसका आंसर हर एक किताब में क्या दिया है, इंक्रीजेस ऐसा दिया है। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे तो रिएक्शन का नेचर बताया नहीं था, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो उन्होंने आंसर ए कैसे बता दिया। तो देखो भाई 100 रिएक्शन है तो 100 में से 55-60 रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब मेजॉरिटी किसकी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। इसलिए जब ये ऐसा सवाल पूछते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन को ध्यान में रखकर हमें आंसर देना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी कौन सी रिएक्शन की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की है, तो मोस्ट कॉमनली हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस। तो जनरलाइज स्टेटमेंट ये है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बराबर है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल होता है, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। इसलिए जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ब्लैंक स्पेस, तो आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक बोला है तो फिर आपको आंसर प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस। एंडोथर्मिक बोला है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी बोला नहीं है तो आपको जनरलाइज स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि विथ चेंज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, इट इंक्रीजेस और इट में भी डिक्रीजेस, बराबर है। तो नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। और जनरलाइज बोलना है तो फिर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस। एक सवाल पूछा जाता है कि हमने एक रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट किया तो उसका रेट कितना मिला, R1। वही हमने उसे 110 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट किया तो उसका रेट कितना होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एट सम टेम्परेचर एंड रेट ऑफ सेम रिएक्शन इज आस्क्ड एट समवॉट हायर टेम्परेचर। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ दैट सेम रिएक्शन एट सम हायर टेम्परेचर। तो इसका जवाब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये टर्म देखनी पड़ेगी, बराबर है। तो ऐसे सवाल हमें पूछे जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ डेटोराइजेशन ऑफ फूड R1 है, तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ डेटोराइजेशन ऑफ फूड कितना होगा। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है ये मालूम होना चाहिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, फाई सिंबल से। तो व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाई। तो देखिए temperature coefficient phi is defined as the rate of reaction at 10 degree higher temperature to the rate of reaction at given temperature। तो T डिग्री सेल्सियस पर मैंने रेट मेजर किया, जो भी होगा वो,
अब उसी रिएक्शन को मैं कैरी आउट करूंगा एट 10 डिग्री हायर टेम्परेचर पे। तो पहले अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो बाद में जब मैं रेट मेजर करने जाऊंगा तो टेम्परेचर 10 डिग्री ज्यादा चाहिए। तो 10 डिग्री ज्यादा मतलब कितना होना चाहिए टेम्परेचर? T + 10। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर अ गिवन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री हायर टेम्परेचर टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो क्या आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन समझ में आई? एक बार देख लो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री हायर टेम्परेचर टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। जब हमने ढेर सारी रिएक्शन को स्टडी किया, उनके फाई को ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा है कि फाई की वैल्यू मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए कितनी आती है? 2 to 3 के बीच में आती है। मतलब इसका क्या है? फाई की वैल्यू 2 या 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेट या तो दुगना होता है या तो फिर 3 गुना होता है या फिर इनके बीच में रेट बढ़ता है। इतने गुना रेट बढ़ता है, 2 गुना से लेकर 3 गुना। तो when temperature of any reaction is raised, टेम्परेचर हमने क्या किया? रिएक्शन का बढ़ा दिया 10 डिग्री से, तो रेट 2 गुने से लेकर 3 गुना तक बढ़ सकता है। इसका मीनिंग है ये। तो फाई की वैल्यू हमें एक्चुअली ये बताती है कि रेट कितना गुना बढ़ा जस्ट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी रिएक्शन के लिए फाई की वैल्यू 2 आती है, मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज रिएक्शन का रेट क्या होगा? डबल होगा। 2.5 आएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद रेट कितना होगा? 2.5 गुना बढ़ेगा। और फाई की वैल्यू अगर 3 आई तो हम बोलेंगे 10 डिग्री सेल्सियस रेट बढ़ाने के बाद रेट कितना हो गया? 3 गुना बढ़ गया। लेकिन जब हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो फाई की वैल्यू 2 के विसिनिटी में रहती है। 3 की वैल्यू बहुत बहुत कम रिएक्शन के लिए है, लेकिन फाई की वैल्यू 2 के विसिनिटी में बहुत सारे रिएक्शन के लिए है। तो इन जनरल हम फाई की वैल्यू कितनी लेंगे बच्चों? 2 लेंगे। तो फॉर मोस्ट of the reaction value of phi is found to be 2। मतलब जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं when we increase the temperature of reaction by 10 डिग्री सेल्सियस rate of reaction just doubles। बराबर है? तो ये इसे कहते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट या फिर फाई बोलते हैं इसे। तो समझ में आ गया? तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया, R T + 10 डिग्री सेल्सियस टू द रेट एट T डिग्री सेल्सियस। फाई की वैल्यू कौन से रेंज में रहती है? 2 से लेकर 3 तक। लेकिन मोस्ट कॉमनली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए फाई की वैल्यू क्या रहती है? 2 के आसपास रहती है। इसलिए हम सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फाई को क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फाई इज टेकन टू बी 2। अब इसका फायदा क्या होगा? समझो यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? R1 है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? R1 है। अब मैं उसी रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाता हूं तो रेट कितना होगा? फाई की वैल्यू मोस्ट कॉमनली 2 है, तो रेट कितना हो जाएगा? ट्वाइस R1। उसी रिएक्शन को अगर मैं और 10 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर पे लेके जाता हूं तो रेट कितना होगा बच्चों? 4R1। जो रेट है लोअर टेम्परेचर पे उससे क्या होगा? रेट डबल हो जाएगा। तो whenever we increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल्स। बराबर है? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेट कितना है बच्चों? R1 है। तो when we increase temperature from 0 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस then rate becomes twice R1। जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के पास जाऊंगा तो रेट कितना होगा? देखो यहां पे भी 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो ट्वाइस R1 का कितना हो जाएगा? 4R1। और मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 30 डिग्री सेल्सियस करता हूं तो रेट कितना हो जाएगा बच्चों? 8R1। तो T डिग्री सेल्सियस पे 4R1 है तो T + 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? डबल होगा, तो 8R1। 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा बच्चों? 16R1। 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा बच्चों? 32R1। 60 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा बच्चों? बराबर है? 50 से लेकर हम 60 डिग्री सेल्सियस तक आ गए, तो 60 डिग्री सेल्सियस तक आ गए तो रेट कितना होगा बच्चों? 64 टाइम्स R1।
70 डिग्री सेल्सियस पे रेट और भी दुगना हो जाएगा तो क्या होगा रेट 128 R1 एंड 80 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो रेट कितना होगा 256 R1। 90 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो रेट कितना होगा 512 R1 एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो कितना होगा 1024 टाइम R1। तो जितना टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस पे तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट क्या होगा दुगना हो जाएगा, बराबर है। तो ये टेंटेटिवली है, अब ये थ्योरेटिकली हम जा रहे हैं, हमने कहा कोई एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये जो हमें बताया गया थ्योरेटिकली बताया गया, सच में ऐसा होता है कि नहीं हमें पता नहीं है। तो ये तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए उन्होंने थ्योरेटिकली बताया, ये फंडा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करना है, लेकिन असल में ऐसा ही होता होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये थ्योरेटिकली जा रहा है, हम प्योरली थ्योरेटिकली। तो आपको इतना समझना है कि जिस किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाई की वैल्यू 2 है तो हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए रेट क्या हो जाएगा दुगना 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 होते जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे R1 है तो 10 पे ट्वाइस R1 होगा, तो 20 पे 10 पे जितना है उसके दुगना हो जाएगा 4 R1, 30 पे 20 पर जितना है उसके दुगना हो जाएगा 8 R1, 40 पे 16 R1, 50 पे 32 R1, 60 पे कितना होगा 64 R1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या होगा रेट बढ़ते जाएगा, बराबर है। अब देखो हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया, अब हम क्या करेंगे टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इंस्टॉलमेंट में बढ़ाएंगे, पहले 10 डिग्री से, बाद में और 10 डिग्री से, बाद में और 10 डिग्री से, मतलब हमारा एक इंस्टॉलमेंट कितने का है 10-10 डिग्री सेल्सियस का है। तो जब मैं एक 10 के इंस्टॉलमेंट से बढ़ाता हूं तो रेट कितना होगा ट्वाइस R1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 टू द पावर R1 1 R1 बराबर है। तो जब मैं टेम्परेचर एक 10 से बढ़ाता हूं, एक इंस्टॉलमेंट में बढ़ाता हूं तो 0 का 10 हो जाएगा, 20 का 30 हो जाएगा। तो when temperature is increased by one installment of 10 degree Celsius rise, then what happens? R1 becomes twice R1। तो 2 को मैं क्या कर सकता हूं 2 to the power 1 times R1। जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जाऊंगा तो मैंने 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया, 0 से 20 गया, मैं 0 से 10 गया था तो टेम्परेचर दुगना हुआ, सॉरी रेट दुगना हुआ, रेट दुगना हुआ तो कितना हुआ ट्वाइस R1। ट्वाइस R1 को मैं कैसे लिख रहा हूं 2 to the power 1 times R1। अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से सीधा 20 डिग्री सेल्सियस पे जाऊंगा, मतलब मैंने 10 के कितने इंस्टॉलमेंट में टेम्परेचर बढ़ाया 2, 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया टोटल, तो 10 के कितने इंस्टॉलमेंट हो गए 2, तो रेट कितना होगा भाई 4 R1। तो 4 R1 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 to the power 2 R1। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 के साथ इस पावर को मैच कीजिए, यहां पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 कितना था 1, तो 2 to the power 1 आया। 0 से 20 गए तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 कितने बढ़ाए 2, तो 2 to the power 2 times R1। अगर मैं 0 से 30 जाता तो रेट कितना होगा अरे 8 R1, 0 से 30 गया तो रेट कितना होगा 8 R1। कितने इंस्टॉलमेंट हो गए 10 के 1 2 3, तो जब मैं 10 के 3 इंस्टॉलमेंट में रेट टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो न्यू रेट क्या मिलेगा रे 2 to the power 3 times R1। न्यू रेट को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। तो देखो यहां पे R2 की वैल्यू क्या है 2 to the power 3 times R1, ये 3 किसके साथ मैच हो रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 के साथ। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से सीधा 40 डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगा तो मैंने 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 इंस्टॉलमेंट्स हो गए 10 के, 10 के 4 इंस्टॉलमेंट हो गए, 40 डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कितना होगा 16 R1। 16 R1 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 to the power 4 times R1। तो न्यू रेट विल बी 2 to the power 4 times R1। जब मैं 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाता हूं 0 से 50 तक तो 5 इंस्टॉलमेंट होते हैं 10 के, तो रेट कितना होगा 2 to the power 5 times R1। तो न्यू रेट हमें मिल गया। तो ऐसा अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा न्यू रेट इज इक्वल टू 2 to the power n times R1 where n is number of installments of 10, number of installments of 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो न्यू रेट विल बी ऑलवेज 2 to the power n times R1 where n is not order of reaction। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बच्चों, यानी क्या है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 है। तो न्यू रेट R2 इज इक्वल टू 2 to the power n times R1, हमें ऐसा इक्वेशन मिल गया है। समझ में आए?
तो ये इक्वेशन ऑब्जर्वेशन बेसिस पर से हमने तैयार किया है। R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n टाइम्स R1 वेयर n इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 कितने हुए? देखो टेम्परेचर चेंज कितने का हुआ? 10 का। तो 10 डिग्री सेल्सियस में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन 10। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ टेम्परेचर में अपॉन 10, तो यानी कि वैल्यू कितनी है? 1। 0 से जब 20 हुए थे तो टेम्परेचर चेंज कितने का हुआ था? 20 का। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा इंस्टॉलमेंट? 2 आएगा। अगर 0 से मैं 50 डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगा तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 5। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 0 से 50 मतलब 50 का। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस का, एंड डिवाइड बाय 10 कर दो, कितने इंस्टॉलमेंट मिलेंगे? 5। बराबर है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 निकालते आएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्या है फार्मूला? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय 10 है। बराबर है। चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे 10 से टेम्परेचर चेंज हुआ था, 10 बाय 10 एक इंस्टॉलमेंट। यहाँ से यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हुआ था, 20 बाय 10 2। यहाँ से 50 तक गए थे तो कितने से टेम्परेचर चेंज हुआ था? 50 से। चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री का है, तो 50 बाय 10 कितना रहे? 5। तो इस तरह से हम n की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n टाइम्स R1 वेयर n इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10। हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10? बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन टेम्परेचर टू द 10। इससे आपको n मिलेगा, और एक बार n मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा? R2 की वैल्यू भी मिल जाएगा। हाँ, आपको 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 इनकी वैल्यू मालूम चाहिए। 2 टू द पावर 10 बोला तो कितने आएगी वैल्यू? 1024। तो आपको ये मालूम चाहिए 2 का पावर 1 का वैल्यू 2 होगा, 2 टू द पावर 2 यानी 4 होगा, 2 टू द पावर 3 यानी क्या होगा? 8, 2 टू द पावर 4 कितना होगा? 16, 2 टू द पावर 5 कितना होगा? 32, 2 टू द पावर 6 कितना होगा? 64, 2 टू द पावर 7 कितना होगा? 128। देखो वहां पे मैंने लिखा है बराबर। 2 टू द पावर 8 कितना होगा? 256, 2 टू द पावर 9 कितना होगा? 512, एंड 2 टू द पावर 10 कितना होगा? 1024। जनरली यही पावर्स के साथ हमें सवाल पूछे जाते हैं। 2 टू द पावर 11, 2 टू द पावर 12 ऐसा कोई पूछा नहीं जाता, इसलिए हम 10 तक ही जाएंगे, 1 टू लेकर 10 तक। तो ये वैल्यूज हमें मालूम चाहिए। नहीं मालूम रही तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप ये लिख भी सकते हो। तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा, एट 25 degree Celsius, that is at a room temperature, rate of deterioration of food is 1.25 into 10 to the power minus 5 moles per minute. At 25 degrees Celsius, that is at room temperature, rate of deterioration of certain food is 1.25 into 10 to the power minus 5 mole per minute. Then what will be the rate of deterioration of food at 125 degree Celsius? तो आपको रेट ऑफ डेटोराइजेशन ऑफ फूड पूछा गया है 125 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा भाई? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 125 माइनस 25 मतलब कितना रहे? 100। डेल्टा टी की वैल्यू 100 आई, चेंज इन टेम्परेचर 100 आया, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10? डेल्टा टी अपॉन 10। डेल्टा टी की वैल्यू 100 आई अपॉन 10, तो n की वैल्यू 10 आएगी। तो व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ डेटोराइजेशन ऑफ फूड? R2 फूड इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 टाइम्स R1 फूड। R1 फूड की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर मिनट, जो भी यूनिट है वो। अब 2 टू द पावर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1024 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब 1024 को आप सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए 1000 भी ले सकते हैं। 1000 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो व्हाट विल बी द न्यू रेट? 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो इस तरह से आप बोल्ड आंसर निकाल सकते हो। बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, और इस पर हर एक किताब में 2-2, 4-4, 5-5 एमसीक्यूज पूछे हैं, तो आपको भी ये आ सकता है। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला फंडा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट बच्चों? टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री हायर टेम्परेचर टू द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। बराबर, इट इज डिनोटेड एज phi। What is the value of phi for all reaction? It is in the range of 2 to 3। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर अगर हम राइज करते रिएक्शन का तो रेट 2 गुने से लेकर 3 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए फाई की वैल्यू कितनी पाई गई, इन द विसिनिटी ऑफ 2 पाई गई। इसलिए सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू 2 लेते हैं और इसलिए फार्मूला क्या है 2 to the power n टाइम्स R1। अगर आपको बोला गया कि फाई की वैल्यू भाई 3 है, दे सकते हैं ऐसा गुमराह करने के लिए हम फार्मूला लर्न करते हैं 2 to the power n टाइम्स R1, लेकिन वो फाई की वैल्यू जानबूझ के 3 देते हैं और हम हमेशा की तरफ फार्मूला यूज करते हैं। ओरिजिनली फार्मूला क्या है बच्चों, R2 इज इक्वल टू 5 to the power n टाइम्स R1। फाई की वैल्यू 2 है तो 2 to the power n टाइम्स R1। वो जानबूझ के कभी कभी फाई की वैल्यू 3 देते हैं तो उस वक्त R2 की वैल्यू क्या लिखना है आपको, 3 to the power n टाइम्स R1। तो यहाँ पे किसी रिएक्शन के लिए फाई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 2 की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सवाल कभी भी किसी भी किताब में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए। हो सकता है वो वैल्यू बदल के देंगे फाई की, 2 की जगह पे 3 लेंगे और हमें हमेशा की तरह हम आंसर निकालेंगे और पहले ऑप्शन वो रहेगा तो गलत आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाई, उन्होंने दी हुई है क्या, और दी हुई नहीं है तो आप फाई की वैल्यू डायरेक्ट कितनी ले सकते हो, 2 ले सकते हो। अगर दी है तो जितनी दी है उतनी। कभी कभार एक किताब में एक सवाल है, उन्होंने कहा कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन वैल्यू ऑफ फाई इज फाउंड टू बी 2.5, वैल्यू ऑफ फाई इज फाउंड टू बी 2.5 when temperature is increased from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius, then what will be the change in rates। समझो 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट R1 है तो what will be the rate R2 at 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 कितना है, 1 है। फाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 2.5 दी है। तो व्हाट इज R2, 2.5 टाइम्स 1 R1 बराबर है 2.5 to the power 1, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 कितना है, 1 है, इसलिए रेट कितना होगा 2.5 टाइम्स R1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फाई की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप बिंदास बेझिझक क्या कर सकते हो, फाई की वैल्यू 2 ले सकते हो। नहीं तो फाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई क्या, उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो एक किताब में सवाल है, फाई की वैल्यू उन्होंने 2.5 दी है, तो जब फाई की वैल्यू 2.5 रहेगी तो फार्मूला क्या रहेगा, R2 इज इक्वल टू 2.5 to the power n टाइम्स R1 बराबर है। तो ये जनरल फार्मूला है, R2 इज इक्वल टू 5 to the power n टाइम्स R1। लेकिन यही फार्मूला हमें सबसे ज्यादा यूज करने का मौका मिलेगा 2 to the power n टाइम्स R1। तो ये भी फार्मूला आपने याद रखा तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेल्टा टी ढूंढना है, डेल्टा टी ढूंढने के बाद n ढूंढना है और n मिल गया तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर भी मिल जाएगा जस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ फाई। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट आपको? अब यहां तक हो गया अपना काइनेटिक्स के बारे में। अब इसके बाद हमें एक टॉपिक दिया हुआ है कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, वो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, और उसके बाद हम एमसीक्यूज लेंगे। देखिए आप वीडियो लेक्चर्स देख नहीं रहे हो, व्यूज से मुझे पता चल रहा है। अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे बच्चों तो फिर आपको बहुत तकलीफ जाएगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, उसके लिए शॉर्टकट टेक्निक्स है। मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल्स बाद में लेता हूं मैं, क्योंकि बीच में थ्योरी के बीच में अगर हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिफिकल्टी पूछते हैं और उसमें टाइम चला जाता है, नया टॉपिक नया पार्ट शुरू नहीं होता। इसलिए मैं पहले थ्योरी लेता हूं और बाद में फिर एमसीक्यूज लेता हूं। तो एमसीक्यूज की बैच भी अपनी होगी, यही वीडियो लेक्चर्स आपको एमसीक्यूज के मिलेंगे, लेकिन थ्योरी खत्म होने के बाद। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी। ये टॉपिक आपने देख लेना चाहिए, ये फार्मूला आपने याद करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आज हम यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।